जेंडर इक्वालिटी का मतलब था इक्वलनेस, दैट इज इक्वलनेस फॉर ऑल जेंडर, जितने भी जेंडर के हैं सबको लिंग के आधार में सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, इक्वल थॉट्स के जो भी राइट्स हैं वो भी मिलेंगे, आप इक्वली फीलिंग को शेयर कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले सकते हो, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हो, मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज़ इक्वली मिलेंगे, सबको जॉब मिलेगा, मतलब सबको जॉब मिलेगा। क्यों जॉब मिलेगा? जैसे कि छोटा हो बड़ा हो सबको मिलता है, ये आपका अपॉर्चुनिटी है। वैसे घर पे आप डिफरेंट वर्क्स को संभालते हो, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एवरी टाइप ऑफ वर्क जस्ट लाइक द डिसीजन मेकिंग और केयरिंग और टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज और चिल्ड्रन और नर्सिंग दैम, जो जो काम करते हो उन लोगों को ख्याल रखना, खिलाना पिलाना या फिर बड़े करना, उनका ध्यान रखना, ये किसका काम है? बोलोगे सिर्फ गर्ल्स का काम है? नहीं, सबका काम है, मिलजुल के करना है। जॉब भी जैसे, डिसीजन मेकिंग भी जैसे, एंड बाकी जितने भी हाउस होल्ड एक्टिविटीज हैं उसको मिलजुल के करना है। तो ये हो गया जेंडर इक्वालिटी। थोड़ा सा ब्रीफ आपको हिंट दे रही हूँ। जेंडर इक्वालिटी के विद इन नीड, इंपॉर्टेंस सब कुछ आएगा। दैट मीन्स क्यों जेंडर इक्वालिटी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग एस्टिमेशन यहाँ पे हमने देखा था, दैट इज 2/3 ऑफ द गर्ल्स क्या कर रहे हैं। वर्ल्ड का जितना पॉपुलेशन है ना उसमें गर्ल्स का रेंज अभी बहुत ही आगे बढ़ रहा है, पहले नहीं था पॉपुलेशन में, अभी आगे बढ़ रहा है। बट कितने हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में फीमेल्स एक्टिव रहते हैं एंड कितने मेल्स एक्टिव रहते हैं, ये सब हमने पॉइंट्स किया था। एंड इक्वलनेस में बहुत सारे पॉइंट्स को हमने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अभी आगे चलोगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वालिटी के टर्म्स, गोल्स क्या है, लॉन्ग टर्म इक्वालिटी के लिए क्या करना है, जेंडर इक्विटी का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी, दैट इज कॉल्ड बाय लॉ। बाय लॉ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुड बी टेकन बाय मैन और जो भी वुमेन है उनके थ्रू। ठीक है, मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगे ये लॉ के अकॉर्डिंग हमें असाइन किया जाता है एंड हम लोग उसको लेना चाहते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड जेंडर इक्विटी। इक्विटी में क्या होता है, यहाँ पे डिसएडवांटेज जो एक्सक्लूडेड जो रीजंस हैं, मतलब जिसको हमें नहीं लेना चाहिए या जो रीजंस को हमें समझना नहीं चाहिए उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे फोकस मेनली किया जाता है कि पावर जो है, फीमेल्स का जो पावर है उसको हम इक्वल में लेके आए, मेल फीमेल को इक्वलनेस देना है। तो इसलिए इक्विटी एंड इक्वालिटी एक साथ आया था। एंड ये जो कंसेप्ट है उसके साथ बहुत सारे एक्ट्स भी जुड़े हुए हैं जो कि इक्वालिटी लाने के लिए, इंडिया में इक्वालिटी लाने के लिए काम किया गया था। जैसे कि विडो मैरिज एक्ट, विधवा जो विधवा को अगेन मैरिज करवाया गया, विधवा विवाह प्रचलन जो हुआ था वो चीज़। डाइवर्स एक्ट, अगर कोई भी हैरिस करता है तो डाइवर्स ले सकते हैं। ये केस जो हुआ था, पहले के टाइम पे डाइवर्स दिया नहीं जाता था, लड़के छोड़ के चले जाते थे, उस अकॉर्डिंग इस चीज़ से, प्रॉब्लम से बचाने के लिए डाइवर्स एक्ट आया, जहाँ पे अगर इश्यूज आता है तो उसको हम डाइवोर्स के थ्रू कट कर सकते हैं, उस मैरिज का जो एक लिंक है, बॉन्ड है, उसको कट कर सकते हैं। डाउरी एबोलिशन एक्ट भी हुआ ये 1961 में। ठीक है, राइट टू एडप्ट, लॉज अगेंस्ट रेप, राइट टू इनहेरिटेंस। राइट टू इनहेरिटेंस, कुछ कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि शिफ्ट होते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। सो ऐसा होता है ना, कुछ कुछ बीमारी भी होते हैं, जस्ट लाइक थैलासेमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, एंड बहुत सारे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये सारे जो कुछ कुछ मैंने डिजीज बोला, ये ना ट्रांसफर होते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अगर लड़कों में ये ट्रांसफर होता है तो ये बिग इशू क्रिएट नहीं करता, बड़ा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। अगर ये फीमेल्स में हो जाए या वुमेन्स में हो जाए तो उनके साथ बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उनको कोई मैरिज करना नहीं चाहता या फिर उनके लिए केयर कोई नहीं करता, ये सारे इश्यूज थे। तो ये हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। तो इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो जिनको कंफ्यूजन होने वाला था कि मैम पहले हमने जेंडर इक्विटी किया, इक्वालिटी किया, देन इक्विटी किया, आफ्टर दैट हम लोग ये थ्योरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये थ्योरीज भी इसी का ही पार्ट है, क्योंकि आपने सिर्फ कंसेप्ट बताया, कंसेप्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर इक्विटी। आफ्टर दैट हम लोग इस 4 थ्योरीज से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, पहला थ्योरी क्या है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी। सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी, अच्छा बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इन सोसाइटी, व्हिच डोमेन वर्क एज ए व्हीकल, कौन सा डोमेन व्हीकल जैसा काम करता है सोसाइटी के लिए, उसी वर्ड के थ्रू आएगा। मैंने लिंक दे दिया, हिंट दे दिया, कौन सा डोमेन सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा डोमेन। अच्छा डोमेन छोड़ दो आप लोग, डोमेन बोलने से बहुत आगे चले गए, मैं और भी इजी करती हूँ। एस्पेक्ट बोलो, कौन सा एस्पेक्ट, कौन सा एस्पेक्ट सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं या सोसाइटी में आपको जो आइडेंटिटी मिल रहा है, कौन सा एस्पेक्ट उसके लिए हेल्प कर रहा है। हमारे कितने एस्पेक्ट है, दैट इज टोटल इज 6। टोटल कितने हैं, 6 है। टोटल हमारे पास 6 एस्पेक्ट है, एंड 6 एस्पेक्ट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फिजिकल, बिकॉज फिजिकल ग्रोथ हो रहा है, फिजिकल हम चेंजेस देख रहे हैं।
उसके बाद आता है कॉग्निटिव, दैट इज योर कॉग्निटिव डोमेन ऑल्सो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है। उसके बाद कौन आता है, पी सी देन एस, सोशल। जब भी नाम सुनो सिंबॉलिक, सोशल चेंजेस या सोशल एक्शन, तो इस फटाक से याद करना सोशल एस्पेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है। कौन सा एस्पेक्ट काम करेगा, सोशल एस्पेक्ट। सो सबसे इंपॉर्टेंट सोसाइटी के लिए कौन व्हीकल जैसा काम कर रहा है, सोशल एस्पेक्ट काम कर रहा है। अभी देखो सोसाइटी विल गिव यू द मेन आइडेंटिटी, आपको कौन आइडेंटिटी देता है ना, सोसाइटी विल गिव यू द आइडेंटिटी। सो सोसाइटी आपको परिचय देता है। ये जो परिचय है आपको कैसे मिलता है बताओ, कोई चिन्ह मिलता है, सिंबल, ठीक है, कुछ सिंबल से आपको सिंबलाइज किया गया। अभी देखो कौन सा सिंबल है, अच्छा बताओ हमारे फैमिली के साथ कौन सा सिंबल्स है, कोई बोल सकता है किसको हम सिंबल, हमारे सरनेम, ओके राइट, लास्ट नेम होता है। अच्छा, ये अगर मैं छोड़ देती हूँ बाहर का रिश्ता या लॉ के अकॉर्डिंग सब भी छोड़ दो, ये सरनेम हमें कौन से रिलेशनशिप के वजह से मिला, फादर के थ्रू, दैट इज कॉल्ड ब्लड रिलेशनशिप। ये ब्लड रिलेशनशिप की वजह से हमें ये सरनेम मिला, ठीक है। सो सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी इज ए माइक्रो लेवल थ्योरी, माइक्रो बोला क्या है, छोटा है, बड़ा नहीं है। सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी इज ए माइक्रो लेवल थ्योरी दैट फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप्स अमॉन्ग इंडिविजुअल्स विद इन ए सोसाइटी। तो सोसाइटी के विद इन में, सोसाइटी के विद इन में हम लोग प्रेजेंट है, ठीक है। सपोज थिंक दैट ये एक सर्कल है एंड सर्कल के विद इन क्या है, ये आपका सोसाइटी में हम सारे प्रेजेंट है। तो हमारे अंदर कौन सा कनेक्शन है, बोलो रिलेशनशिप है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप, मे बी दैट इज ए टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप और फादर डॉटर रिलेशनशिप, फादर सन रिलेशनशिप, एनी टाइप ऑफ ब्लड रिलेशनशिप, और it included also the normal relationship with the societal members, other members, just like husband wife relationship और इन लॉज के साथ आपके रिलेशनशिप, ये सब भी इंक्लूडेड है। तो दैट मीन्स हमने समझा सिंबल्स जो होते हैं ये माइक्रो लेवल में काम करते हैं। परिचय जो होता है, चिन्ह जो दिया जाता है, पहचान पत्र आप लोगों को मिलते हैं ना, ये क्यों होते हैं, बिकॉज ये रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करते हुए बनाया गया है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन दिस थ्योरी, वर्स बेस्ड ऑन, ये थ्योरी किस पे निर्भर करता है, कम्युनिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, communication is one kind of process now, that process should be mentioned within two persons, mentioned within two person, first of all within the two person and after that many more। मतलब ये बोल सकते हैं कि सबसे छोटे पॉइंट्स पे अगर देखते हो, कम्युनिकेशन जो होते हैं, वार्तालाप जो करते हो, तो ये दोनों पर्सन जब होते हैं इसको बोला जाता है हमारा सबसे छोटा कम्युनिकेशन। अगर मैं बोलूँ ये नेटवर्क बन गया, बहुत सारे लोग के साथ हम लोग जुड़ गए, दैट इज कॉल्ड बिगर कम्युनिकेशन एंड इसको बोलेंगे कम्युनिकेशन नेटवर्क। अभी देखो कम्युनिकेशन से आपका आइडेंटिटी स्टार्ट होता है, शेयर होना, शेयर होना, ठीक है। देखो आप लोग मुझे पहले जानते थे क्या, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ क्लासेस कोई भी नहीं जानता, तो मुझे कैसे जाने, धीरे धीरे जैसे आप लोगों के साथ मैंने बातचीत किया, पढ़ाया और आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, आफ्टर दैट आप मुझे जान पा रहे हो। तो कम्युनिकेशन इतना बड़ा चेंजेस लेके आता है। तो कम्युनिकेशन में क्या होता है, द एक्सचेंज ऑफ मीनिंग थ्रू लैंग्वेज एंड सिंबल्स। ऑलरेडी एलएससी में पढ़ चुके हैं हम लोग कि लैंग्वेज ही एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा प्रायोरिटी बेस्ड माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने जो थॉट्स हैं, मीनिंगफुल थॉट्स हैं, हम शेयर कर सकते हैं। if I want to connect with you, if I want to connect with you, minimal requirement is that our feelings or emotions, and that feelings or emotion should be travel through our communication process। so ये होता है हमारे communication process के थ्रू ही सब कुछ travel होता है, आगे बढ़ता है। तो ये चीज है कि the exchange of meaning through language and symbols। हम लोग symbols सिखाते हैं, that is called which type of बोल सकते हो कि कम्युनिकेशन, व्हिच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड द सिंबलाइज्ड कम्युनिकेशन, बोलो वर्बल होगा नॉन वर्बल होगा, सिंबल्स हैं, चिन्ह देखेंगे, नॉन वर्बल। जब भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, वॉइस का यूज कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं वर्बल, जहाँ पे आप अपना वोकल कॉर्ड को यूज किए। जैसे कि आप यूज कर रहे हो, मैंने आपको बोला था एक्सपेरिमेंट करो, अपने गले के ऊपर हाथ रखो, कोई चीज को प्रोनाउंस करो, देखो यहाँ पे वाइब्रेशन होगा एंड इसी की वजह से साउंड अप हो रहा है एंड आफ्टर दैट आप बोल पा रहे हो, तो वो लिसन हो सकता है। आप लिसनिंग कोई भी कर सकता है आपके वॉइस को, तो दैट इज कॉल्ड वर्बल। अगर कोई लिसन नहीं कर रहा फिर भी आपके पॉइंट को समझ रहा है, दैट मीन्स इट इज पॉसिबल थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एंड ये सिंबल्स होंगे, जेस्चर होंगे, वही चीज।
तो कम्युनिकेशन में ये पॉइंट रहा। लास्ट क्या होगा, जब मीनिंगफुल पॉइंट्स आप समझ गए, देन पीपल मेक सेंस ऑफ देयर सोशल वर्ल्ड। तब जाके आपको पता चलता है कि हमारे सराउंडिंग में सोशल वर्ल्ड है एंड इतना कुछ कर रहा है। ठीक है, ये कंसेप्ट को फर्स्ट किसने दिया, देखो यहाँ पे फाउंडर मेंशन है, कौन दिया है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड्स। ठीक है, ये मीड्स थ्योरी है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड्स थ्योरी, जॉर्ज हर्बर्ट मीट्स थ्योरी। जब हम लोग बोलते हैं ना हर्बर्ट, ये स्पेलिंग के अकॉर्डिंग है, हिंदी में भी हर्बर्ट ही बोला जाता है, बट इंग्लिश में जब होता है हर्बर्ट, आर साइलेंट हो जाता है। तो ये हो गया जॉर्ज हर्बर्ट मीड, 1863 टू 1931 मेंशन है। ये उनका आर्टिकल लिखने का पीरियड नहीं है, उनका बर्थ पीरियड एंड डेथ पीरियड है। इज कंसिडर्ड ए फाउंडर ऑफ द सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी, इस थ्योरी का फाउंडर वो है। मीड स्टूडेंट हर्बर्ट ब्लूमर, देखो और एक पर्सन का नाम बोल रही हूँ, उनके स्टूडेंट का भी नाम क्या है, हर्बर्ट ब्लूमर, हर्बर्ट ब्लूमर। ठीक है, उनके स्टूडेंट है। कॉइन्ड द टर्म, ये जो नामकरण होता है ना, इसको बोलते हैं टर्म को कॉइन्ड करना, मतलब आपका परिचय मैं दे रही हूँ ना, तो इसको मैं नामकरण कर रही हूँ, आज मैंने यहाँ पे आपका नाम दे दिया, तो दैट इज कॉल्ड कॉइन्ड द टर्म सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म एंड आउटलाइन दिस बेसिस प्रीमिसेस। देखो कुछ पॉइंट को आउटलाइन किया गया, मतलब उसमें से कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे बताया गया। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस ने ह्यूमंस interact with things based on meaning ascribed to those things। अच्छा बता दो, आप कौन सी चीजों के साथ ज्यादा घुल मिल जाते हो, जिस चीजों के बारे में जानते हो या जिस चीजों के बारे में नहीं जानते, विच वन इज बेटर, जो चीज हम जानते हैं। तो देखो ह्यूमंस इंटरेक्ट किस चीजों के साथ वो रिलेटेबल होता है या बातचीत करता घुलना मिलना चाहता है, जिस चीजों को हम जानते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस को बहुत जल्दी समझ पाते हैं बिकॉज दे आर ऑल्सो कम्युनिकेटेड with a minimum requirement of language or minimum words or explanations, so हम उनको भी जान पाते हैं। humans interact with things based on meaning ascribed to those things, जो मीनिंग उनको दिया जाता है। मतलब कोई भी बात अगर कर रहे हो, उस बातों का मीनिंग होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। विदाउट मीनिंग कोई भी चीजें करने में अच्छे नहीं लगते। ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, द एस्क्राइब्ड मीनिंग ऑफ थिंग्स, जो चीजों के ऊपर हमने कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, मतलब उस चीजों का मीनिंग बताया गया है, कम्स फ्रॉम आवर इंटरेक्शन विद अदर्स एंड सोसाइटी। अच्छा सपोज किसी के घर में कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम, आप कैसे जानते हो, कहाँ पे जानते हो, बताओ कहाँ से जानते हो, आपके घर के आसपास नाइबर से आपको पता चलता है कि उसके घर में ये प्रॉब्लम हुआ, उसके घर में ये प्रॉब्लम हुआ। इवन कोई टीवी लाया है, कोई फ्रिज लाया है, एवरीथिंग, कुछ भी छोटे छोटे चीजों के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस कर पाते हो। कैसे कर पाते हो, जब हम लोग किसी भी थिंग्स से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होते हैं उसको क्लियरली सुन पाते हैं या समझ पाते हैं फ्रॉम द इंटरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू विद द अदर्स एंड सोसाइटी। समाज में रहते हो, समाज में जो आसपास के लोग हैं उनके साथ बातचीत करते हो एंड उस बातचीत से आपको चीजों के बारे में पता चलता है। थर्ड पॉइंट देखो, द मीनिंग ऑफ थिंग्स आर इंटरप्रिटेड बाय ए पर्सन व्हेन डीलिंग विद थिंग्स इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। देखो अभी क्या बोला गया, जो भी मतलब होता है कोई भी चीज का, जो भी मतलब है, द मीनिंग ऑफ थिंग्स आर इंटरप्रिटेड, कैसे एक्सप्लेन करोगे, जब वो पर्सन उस चीज के साथ उसी परफेक्ट एरिया में या सर्कमस्टांसेस में वो डील करता है। जैसे कि आप लोगों को लेसन प्लान पहले कितना डाउट लगा था, अब देखो अब आपको अगर लेसन प्लान दिया जाए तो आप एक्वांटेड हो चुके हो, उसका एग्जाम्पल्स आप जानते हो, आपको कैसे करना है, आपको सब कुछ पता है। सो दैट ये क्लियरली आपके पास अभी विजिबल है आपके माइंड में एंड आप उसको लिख सकते हैं। So the meaning of things are interpreted by a person when dealing with the things in specific circumstances। हो गया। अभी सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी क्या होता है या सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्या होता है। अच्छा एक चीज बताती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है बताओ, लोगों को समझना या खुद को समझना, बोलो, खुद को समझना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज समटाइम्स वी आर वेरी डिप्रेस्ड, समथिंग वी थिंक दैट कि आज मुझे ये करना है वो करना है, बट सडनली वी चेंज आवर प्लान्स, हम लोग अपने प्लान को भी चेंज कर देते हैं, sacrifice our lives or sacrifice our little moments for other persons in the society who lived with us and we think that we go together,
वी मूव टुगेदर और वी डांस टुगेदर, जस्ट लाइक छोटी छोटी चीज़ें होते हैं ना, ये हम सोचते हैं, बट सडनली क्या होता है कि सम पर्सन ऐसे बिहेव करते हैं कि हमें चेंज करना पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है, लोगों के बारे में नहीं सोचना है, खुद के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट मेंशन है, देखो, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में views the self as socially constructed in relation to social forces and social structures। अच्छे से समझना, views the self, खुद को देखो कि ये चीज किसने बनाया, आपको किसने बनाया, सोसाइटी ने बिल्ड किया है, सोशली कंस्ट्रक्टेड, लोगों ने मिलके बनाया है आपको, ठीक है, इन रिलेशन टू सोशल फोर्सेस। एंड ये किस लिए बना, किसके हेल्प से बना, सोशल फोर्सेस, सोसाइटी में जो फोर्स प्रेजेंट है, सोसाइटी में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर मतलब ह्यूमंस, स्ट्रक्चर मतलब ह्यूमन, सोसाइटी में जो लोग मौजूद हैं, सोसाइटी में जो रिलेशंस मौजूद हैं, या सोसाइटी में जो फोर्स मौजूद है, जो एनर्जी प्रेजेंट है, वो सब हम ही हैं। तो ये एनर्जी जब कंबाइंड होने लगता है तो ये बड़ा एक सेप क्रिएट करता है, एंड उसी से आप जान पाते हो कि आपका जो इनर व्यू है ना, आप जो खुद हो, सेल्फ हो, ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज इसको सोसाइटी ने बिल्ड किया था। किसने बिल्ड किया, सोसाइटी ने बिल्ड किया है, इसलिए ये है सोशली कंस्ट्रक्टेड, सोसाइटी ने बनाया हुआ है। सेकंड पॉइंट, सोशल सेल्फ is an active product of human agency rather than a deterministic product of social structure। अच्छे से समझो, सोशल सेल्फ, सोशल मतलब सामाजिक, सेल्फ असामाजिक बोल दो, मतलब असामाजिक तो नहीं होगा, सामाजिक होगा, सेल्फ मतलब खुद, मतलब आप खुद को जान रहे हो, तो आप सोसाइटी में रह के खुद के बारे में जो परिचय लेते हो, ये एक एक्टिव प्रोसेस है या एक्टिव प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको किसने बनाया, ह्यूमन एजेंसी ने, रेदर दैट ए डिटर्मिनिस्टिक प्रोडक्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। हम अगर नॉर्मली अगर देखते हैं, सोसाइटी में जो लोग प्रेजेंट है उसी का ही स्ट्रक्चर होते हैं हम सब, या उसी का ही प्रोडक्ट होते हैं हम सब। अगर हम लोग बोले कि ये प्रोडक्ट नहीं है, तो ये क्या है, ह्यूमन एजेंसी से ये बना हुआ है, ह्यूमन एजेंसी, वी आर ह्यूमन एजेंसी, हम लोग सारे ह्यूमन एजेंसी हैं। क्यों बोलो, बिकॉज वी क्रिएट आवर न्यू जनरेशन, we create our new generation. After creating our new babies or newborns, then we assign some work or responsibilities or their identities to them. उसके बाद हम उसका परिचय देते हैं। जब एक बच्चा हो जाता है बाय बर्थ, वो अर्थ पे आ जाता है, उसके बाद उसके परिचय को हम देते हैं। तो ये बोल सकते हो कि सोसाइटी तो कंस्ट्रक्ट करेगा, बट इससे पहले ये बना कैसे, बना हो गया इससे, ह्यूमन एजेंसी से, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन रिफाइंस आवर एबिलिटी टू थिंक। अच्छा बताओ, जितना इंटरेक्शन है, जितना बातचीत करते हो, उतना डाउट क्लियर होता है या डाउट बढ़ जाता है, क्या चीज होगा, डाउट क्लियर होता है, मतलब प्रॉपर इंटरेक्शन। आप अगर देखो, दोनों चीज ही होता है, डाउट क्लियर भी होता है, समटाइम हम लोग डाउट हो भी जाता है, मतलब माइंड में और भी ज्यादा डाउट बढ़ते हैं। कैसे, बिकॉज अगर मैं आप लोगों से क्लियर बात ना करूं, सो आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। तो मैं बात कर रही हूँ, बट आई एम नॉट क्लियरिंग योर डाउट्स, आई एम नॉट क्लियरिंग योर डाउट्स। अगर मैं डाउट क्लियर कर रही हूँ, दैट मीन्स ये आपके थिंकिंग एबिलिटी को और ज्यादा रिफाइन करेगा। अच्छा, रिफाइन का वर्ड कहाँ से आता है, मतलब ये होता है और भी क्लीन कर देना, और भी पूरा प्लेन कर देना, जैसे कहीं से भी छान लो तो ये निकल जाए। आपके घर पे चाय तो बनाते ही होंगे, टी बनता ही है, तो चाय छानने के लिए कुछ रखे हो, अगर उसको और ज्यादा आप थिक कर दो, थोड़ा सा उसके नेट को और ज्यादा थिक कर दो, क्या चाय छन सकती है उसमें से, नहीं। सो उसको क्लियरली छानने के लिए आप यूज क्या करते हो, पतले पतले पूरे नेट को यूज करते हो। वैसा ही होता है एक पर्सन, अगर एक प्रॉपर पर्सन के साथ आप इंटरेक्शन कर रहे हो, प्रॉपर इंटरेक्शन कर रहे हो, तो ये आपके थिंकिंग एबिलिटी को और भी रिफाइंड कर देता है, और भी ज्यादा क्लियर कर देता है, ट्रांसपेरेंट कर देता है, सो दैट सब कुछ समझ आए इजीली। देखो लास्ट, नॉट ऑल इंटरेक्शन इन्वॉल्व थिंकिंग। क्या हर एक बातचीत आपके थिंकिंग से, चिंतन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, हर एक वार्तालाप, हर एक बातचीत, इंटरेक्शन प्रोसेस जुड़ा नहीं है। आप कभी कभी कहते हैं ऐसे कैजुअल भी बातें करते हो, ये आपके लाइफ रिलेटेड नहीं है, ये आपके थिंकिंग रिलेटेड नहीं है, कुछ भी बातें आप कर सकते हो। तो नॉट ऑल इंटरेक्शन इन्वॉल्व थिंकिंग, ठीक है। इसका समरी भी मैंने दे दिया है, फटाफट से कर लेते हैं। पहला देखो, समरी में सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म इज बेस्ड ऑन सिंबल्स, ये समझ गए, ये चिन्ह के ऊपर ही निर्धारण होता है। ये चिन्ह कौन देते हैं, सोसाइटी देता है, एंड ये पॉसिबल होता है इंटरेक्शन से, बिकॉज नाम ही दिया गया है इंटरेक्शन, सो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर।
देन उसके बाद सिंबल्स क्या होता है, समथिंग टू व्हिच वी अटैच मीनिंग, ऐसा कोई चीज जिसके साथ मीनिंग जुड़ा हुआ हो या वो मीनिंगफुल हो। जैसे कि एग्जांपल है, वी डिफाइन आवर सेल्फ एंड आवर रिलेशनशिप्स अकॉर्डिंग टू सिंबल्स। अच्छा बताओ, आपके साथ आपके पापा का रिलेशन जो है आपके माँ के साथ वही रिलेशन है क्या, सेम है क्या? नो। एक होते हैं फादर, एक होते हैं मदर। वैसे ही आपके बहन के साथ अलग रिलेशन, आपके इन लॉज के साथ अलग रिलेशन, आपके फैमिली के साथ अलग रिलेशन। बाहर जाते हो जब आप एज ए टीचर जाते हो तो वहाँ पे आप लोगों के साथ मेरा रिलेशन अलग है। तो सबके साथ रिलेशंस अलग होते हैं एंड ये जो रिलेशंस है, इसी रिलेशंस को हमने सिंबलाइज किया है। सिंबलाइज किया है, सबका परिचय अलग है। अभी यूनिक जो हमारे परिचय होते हैं, आइडेंटिटी होते हैं, दैट इज आवर सरनेम, that is linked with our surname and our inheritance or the genetic property which is matched with our parents, जो कि हमारे पेरेंट्स के साथ मैच करता है। जैसे कि पेरेंट्स हमारे क्या है, मतलब जेनेटिकल जो कैरेक्टर्स हैं उसको शिफ्ट करते हैं, जो आनुवांशिक गुण होते हैं उसको शिफ्ट करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को, और एक बोल सकते हो प्रकृति से दूसरे प्रकृति को ले आता है, ऐसा चीज होता है। बट सिंबल्स, हम इसी सिंबल्स के बेसिस पे क्या देते हैं, आपको परिचय देते हैं। तो ये हो गया जो छोटे छोटे से चीज हैं, जैसे कि हमारे लिए छोटा चीज क्या है, रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप को हमने सिंबल दिया है एंड उसी सिंबल के हिसाब से इतने सारे रिलेशन बनते हैं। फादर, हस्बैंड, मदर, ब्रदर, सिस्टर, इतने सारे रिलेशन बनते हैं सोसाइटी में। इवन अननोन पर्सन, स्ट्रेंजर्स, ये सब भी वर्ड्स आ जाता है। देखो, सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ सिंबल, तो सोसाइटी किससे बना है, सिंबल से बना है। अगर मैं चाहूँ तो ये सिंबल्स को एनालाइज कैसे करना है, एनालाइज हाउ बिहेवियर डिपेंड्स ऑन द सिंबल। ऐसा ही होता है ना, जब आप अपने दोस्तों के साथ रहते हो तो यू आर just like very happy, feel very happy, and you think that this moment is very cool, very sweet and memorable too. But when you share your memories with a other person, so that is called normal interaction process, because that person is not your family members, random person, stranger person। क्या आप स्ट्रेंजर पर्सन को अपने बारे में, अपने घर के बारे में, रिलेशंस के बारे में बहुत अच्छे से बताते हो? नहीं बता पाते। सो ये भी कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है। तो ये जितने भी सिंबल्स मिलते हैं, जैसे कि फादर हो गया, मदर हो गया, ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, जो भी रिलेशंस मिलते हैं, ये सोसाइटी के विद इन ही प्रेजेंट है। तो सोसाइटी से आप स्टार्ट करोगे, देन सिंबल्स आ गए। सिंबल्स के साथ क्या जोड़ते हैं, मीनिंग्स जुड़ते हैं, इसलिए मीनिंगफुल थॉट्स निकलते हैं। देन इससे आप क्या करते हो, अपने थिंकिंग पावर को आगे बढ़ाते हो, डेवलप थिंकर्स। हम लोग सोचेंगे तो हमें थिंकर्स बोला जाएगा। देन कम्युनिकेट विथ ईच अदर, हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक है, वार्तालाप करते हैं। इतना है आपका सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी। क्लियर है? ये सुनो, बताओ। अच्छा, चलो, अभी देखो और एक चीज आया। ये कौन सा थ्योरी था, सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी। अभी कौन सा चीज आया, कन्फ्लिक्ट थ्योरी। अभी कन्फ्लिक्ट वर्ड से ही क्या लग रहा है, झगड़े हैं, दंगे हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, ऐसा ना। सो इन सोशियोलॉजी, मतलब जो सोसाइटी के साथ चलते हैं, या फिर टू स्टडी अबाउट सोसाइटी एंड देयर रिलेशनशिप, जो हम बोलते हैं परिवार वर्ग हो गए, हमारे समाज हो गए, सब चीजों को लेके अगर आप उस चीज को पढ़ते हो तो दैट इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। तो इन सोशियोलॉजी कन्फ्लिक्ट थ्योरी को क्या बोला गया है ना, कन्फ्लिक्ट थ्योरी स्टेट्स दैट, क्या बोला गया ना, कन्फ्लिक्ट थ्योरी को हमने एक्सप्लेन किया है, सोसाइटी, दैट सोसाइटी और एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी और एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एन ऑर्गेनाइजेशन functions show that each individual participant and its group struggle to maximize their benefits, struggle to maximize their benefits। क्या बोला गया कि सोसाइटी और एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और संस्था हो सकता है, कि वो क्यों काम करता है ना, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, वी आर नाउ पार्टिसिपेंट्स है, सोसाइटी के विद इन हम लोग है ना, तो हम लोग अभी क्या है, इसके पार्टिसिपेंट्स हैं, एंड इट्स ग्रुप्स स्ट्रगल टू मैक्सिमाइज देयर बेनिफिट्स। अच्छा, हमें सोसाइटी में जब रह रहे हो तो मैक्सिमम बेनिफिट्स चाहते हो या मिनिमम बेनिफिट्स, बोलो कौन सा चाहिए, मैक्सिमम। एवरी पर्सन का यही नीड है कि दे वांट टू अवेल इट, मैक्सिमाइज इन मैक्सिमम फॉर्म। तो मैक्सिमम फॉर्म में हमें क्या करना है, चीज़ों को लेना है, मैक्सिमम बेनिफिट्स चाहिए, मैक्सिमम चीज़ें चाहिए, जितने भी सोशल चेंजेस हो सबके साथ ये हम चाहते रहते हैं कि पॉलिटिकल वैल्यूज हो, रिवोल्यूशंस हो, या कोई भी चीज़ हो, मैक्सिमम बेनिफिट्स हमें मिले, रूल के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग, और एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। तो कन्फ्लिक्शन यहाँ से ही स्टार्ट होता है, झगड़े दंगे, माइंड में इतने सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं इसी से होता है। सोसाइटी बोलता है कि तुम इंसानों जैसा रहो, बट हमारे सोसाइटी में जो कैपिटलिज्म है, मतलब हम बोल सकते हैं
माथा पीछा जो दर होता है, मतलब देखो आपके घर में एक पर्सन इनकम सोर्सेस ले आता है, मतलब इनकम वो करता है, अभी वो इनकम करता है 30,000, 30,000। अभी 30,000 को पर ह्यूमन और पर पर्सन के अकॉर्डिंग अगर डिवाइड कर दो तो पर पर्सन के लिए कितना पड़ता है? बोलो आपके घर में 5 है तो 5 के अकॉर्डिंग कितना पड़ जाएगा? 30 है तो 6,000 करके ईच पड़ जाएगा। तो ये ऐसे समझो, यस 6,000। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि पॉइंट्स को मैक्सिमम वे से हम लोग यूज करें। बट क्या ये 30,000 को हम लोग पूरा यूटिलाइज कर दे? नहीं, क्योंकि इससे भी हमें कुछ बचाना रहता है। तो यही पॉइंट है, जब आप सोसाइटी में रहते हो एंड सब कुछ मैक्सिमम फॉर्म में यूज करना चाहते हो तो उसी टाइम झगड़े लग जाते हैं, जस्ट लाइक रिच एंड पुअर। अभी देखो कास्टिज्म को लेके भी हो गया, रिलीजन बेसिस बहुत होता है, या फिर सोसाइटी में जो स्टेटस बेस्ड है वो सारे, जॉब अपॉर्चुनिटीज में, एवरीथिंग में ऐसे कन्फ्लिक्ट लग जाते हैं। So, the theory is mostly applied to explain the conflict between social classes. समझ रहे हो ये थ्योरी क्यों बना? सबसे इम्पोर्टेंट वाइज ना सोशल क्लासेस को समझने के लिए, सोसाइटी में जो वर्ग है ना, समाज के जो वर्ग हैं उसको समझने के लिए ये बनाया गया। समाज में दो टाइप के वर्ग बनाए गए, एक है कैपिटलिज्म, दूसरा है सोशलिज्म। अगर सब कोई मिलजुल के रहते तो दैट इज कॉल्ड सोशलिज्म। कैपिटलिज्म, हम अपने स्टेटस एंड इनकम के अकॉर्डिंग अगर खुद को डिवाइड कर देते हैं, वर्ग में विभाजित कर देते हैं, एंड इनके अंदर अगर कंफ्यूजन स्टार्ट हो, इनके अंदर अगर झगड़े दंगे सब कुछ स्टार्ट हो जाए, बिकॉज तुमको मैंने 6 दिया, इसको मैंने 2,000 दिया, तो झगड़े लगेंगे, बड़ा छोटा हो गया सब कुछ, तो इसलिए इसको हमने कैपिटलिज्म बोला। अभी देखो एक सोशियोलॉजिस्ट है जिनका नाम है मैक्स वेबर, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है जिन्होंने सोसाइटी के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। तो जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर आर्ग्यूड विथ मार्क्स, मार्क्स के साथ, मैक्स है इसका नाम, उन्होंने आर्ग्यू किया किसके साथ? मार्क्स के साथ, दैट इकोनॉमिक inequalities of the capitalist system were a source of widespread conflict। अच्छा बताओ सबसे बड़ा झगड़ा दंगा क्या है? कास्ट को छोड़ दो, सोशल क्लासेस में पैसे को लेके है ना? नो, इकोनॉमिक, मैन वुमेन, मैन, बट मैन वुमेन को यहाँ पे हमने जेंडर बेस्ड नहीं किया, यहाँ पे नॉर्मली हम लोग कैपिटलिस्ट के बेस पे करें, कॉन्फ्लिक्ट है ना कैपिटलिस्ट के बेस पे होगा। मैन वुमेन को ऑलवेज ना कि वो पॉइंट को हमने जेंडर पॉइंट से समझा है, बट ये कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट ओनली है कैपिटलिस्ट मूवमेंट को लेके। तो कैपिटलिस्ट के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, सो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज क्या होता है? नॉर्मल अगर सोर्सेस से स्टार्ट करें तो ये जमींदार प्रथा याद होगा आप लोगों को, जमींदार सिस्टम्स, एंड उसमें कितने सारे दंगे हुए, झगड़े हुए, एंड बाय लॉ इसको हटाया गया, एंड उसके बाद इक्वल करने को ट्राई किया गया था। क्योंकि पहले के टाइम पे जो जमींदार थे वो बहुत, बोल सकते हो बहुत पैसे रखते थे, एंड बहुत सारे जमीन जायदाद बहुत कुछ होता था। बट एज कम्पेयर टू दैम अगर नॉर्मल पर्सन को देखते हैं तो उनके पास बहुत कम कम सोर्सेस थे इनकम के, या कम सोर्सेस मतलब पैसा भी कम था, तो उनको ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, इस वजह से कन्फ्लिक्ट थ्योरी आया। ठीक है, कन्फ्लिक्ट थ्योरी इस वजह से आया। अभी देखो वेबर theorized that there was more than one cause for conflict। अभी जो मैम ने अभी बोला, क्या बोला कि मैम वन प्रॉब्लम इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, दैट इज इकोनॉमिक क्लासेस बन गए, इकोनॉमिक ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, पैसे के अकॉर्डिंग क्लासेस बन गए। अनदर प्रॉब्लम इज ऑल्सो देयर, जैसे कि मेन एंड वुमेन, ठीक है ना, ये कंफ्यूजन्स भी है। सो यहाँ पे यही मेंशन किया गया कि इस थ्योरी को बोलने का मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट तो इकोनॉमी है, बट उसके बाद भी उसको छोड़ के बिसाइड्स इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, पॉलिटिकल पावर, सोशल स्टेटस एंड मेन वुमेन तो रह गया। तो ये सारी चीज़ों में भी इनइक्वालिटीज है। यहाँ पे इनइक्वालिटीज और कौन से बेसिस पे है? जस्ट लाइक एजुकेशन, रेसेस और जेंडर। मतलब हम बोल सकते हैं जाति के बेसिस पे या जाति प्रथा के हिसाब से अगर देखो तो जाति में भी भेदाभेद है। जेंडर के अकॉर्डिंग, लिंग के अकॉर्डिंग देखो तो मेन मेन, ट्रांसजेंडर्स एंड मेनी टाइप ऑफ पेन जेंडर, ए जेंडर, बहुत कुछ मिल जाएंगे। एजुकेशन के बेसिस पे भी सब कोई इक्वल पढ़ते नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि वो नॉर्मल 10 तक पढ़ेंगे, कुछ होंगे +2 पढ़ेंगे, कुछ होंगे ग्रेजुएशन, किसी को अगर मन नहीं होगा डिप्लोमा करेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, ऐसे करके देखो डिफरेंट वेराइटीज है। एंड सारे सब्जेक्ट का इक्वल वैल्यू है क्या? जो पढ़ाई करते हैं सारे सर्टिफिकेट्स का इक्वल वैल्यू है? नहीं। मतलब देखो एजुकेशन में भी कितना वेरिएशन आ गया। तो ये सारे ग्रुप्स क्रिएट होते हैं इनइक्वालिटीज के वजह से। एज लॉन्ग एज दिस कॉन्फ्लिक्ट रिमेन सेपरेट द सिस्टम एज अ होल वाज नॉट थ्रेटेंड। अगर सोचो ओनली अगर प्रॉब्लम्स को हमने एक एक करके देखा तो एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं?
जैसे मैंने इकोनॉमिक कंडीशन को देखा, इसको सॉल्व कर सकती हूँ। एजुकेशन के बेसिस पे मैंने कॉन्फ्लिक्ट देखा, तो इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ। अगर सोचो सारी कॉन्फ्लिक्ट्स एट ए टाइम आ गए, सारे दंगे एट ए टाइम आ गया, कास्टिज्म, एजुकेशन, इकोनॉमी एक साथ आ गया, क्या हम हैंडल कर सकते हैं? नो मैम, बस यही लाइन लिखा गया है, एज लॉन्ग एज कॉन्फ्लिक्ट्स रिमेन सेपरेट, जितना टाइम तक ये सेपरेटली हैंडल हो रहा है या सेपरेटली चल रहा है तो इट्स ओके, द सिस्टम एज ए होल वाज नॉट थ्रेटन। तब तक ये जो सोसाइटी है एज ए सिस्टम एक काम कर रही है, तब तक इसको एक संस्था जैसा काम जो कर रहा है, उसके ऊपर भयावह रूप से कोई भी दंगे नहीं होंगे या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बट अगर ये एक साथ आ गए, सारे कन्फ्लिक्ट एक साथ आ गए, जेंडर इश्यूज, फिर आ गया आपके लॉ के अकॉर्डिंग रेप्स भी बहुत हो रहे हैं एवरीडे, ऐसा सोच लो। बहुत सारे मतलब इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्लासेस बन गए एंड वो भी चाहते हैं कि हम आगे जाए, हम आगे जाए। एजुकेशन के बेसिस पे, रेसेस के बेसिस पे, जाति प्रथा के अकॉर्डिंग जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, सबके बेसिस पे अगर प्रॉब्लम्स एक साथ स्टार्ट हो जाए एंड सारे प्रॉब्लम्स को एट ए टाइम हम देख ले एंड वो लीड आउट करना स्टार्ट करे, देन सोच लो ये पूरा सिस्टम बर्बाद एंड पूरा न्यूली स्टार्ट करना पड़ेगा हर एक चीज को, ठीक है। नेक्स्ट चलो, अभी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में देखो, एक है कंसेप्ट एंड थ्योरी मैंने मेंशन किया, दूसरा है एक्सप्लेनेशन। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी डिसाइड्स, क्या डिसाइड करता है? डिसाइड्स दैट there exists a struggle because of limited resources and unlimited utilities of resources। हम बोल सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्यों होता है ना, बोला गया है कि हमारे ना जो भी रिसोर्सेस है वो ना थोड़ा लिमिटेड है, मतलब जल्दी खत्म हो सकते हैं एंड उसके लिए स्ट्रगल चल रहा है। एंड इस स्ट्रगल के क्यों चल रहा है स्ट्रगल? बिकॉज अगर लिमिटेड रिसोर्सेस भी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट लिमिटेड रिसोर्सेस के लिए अनलिमिटेड पर्सन्स है, अनलिमिटेड पर्सन्स है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो कोई भी रिसोर्स बोलो, कोई भी संबल, अगर आपके इस पृथ्वी में कोई भी संबल कम है, ठीक है, जस्ट लाइक कोल, पेट्रोलियम, अगर एवरीडे के बेसिस पे आप लोग यूज करने लग गए बहुत ज्यादा ज्यादा, तो कमिंग टाइम पे ये खत्म हो जाएगा एंड हमारे वर्ल्ड में ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो सेम थिंग है, हम यूटिलाइज कर रहे हैं मगर उस यूटिलाइजेशन को कम करना है, ठीक है। अगर लिमिटेड रिसोर्सेस है तो लिमिटेड पर्सन से उसको यूज करें, अगर अनलिमिटेड है तो ज्यादा हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट था। एग्जाम्पल देखो, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयज एंड ओनर। अच्छा, बोलो, हर एक एम्प्लॉय क्या करते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं एंड दे वांट मोर सैलरी, बट ओनर क्या चाहता है? ओनर चाहता है कि सबको बहुत ज्यादा सैलरी दे दे, कहीं पे भी, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, नहीं। सो दैट मीन्स ओनर वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट लेस, ठीक है। हम काम क्यों करते हैं? वी वांट मोर बट दे गिव लेस, वो कम देंगे, वो कम देंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं एम्प्लॉय एंड ओनर के बीच? होगा। हो गया। दूसरा पॉइंट इधर है, देख लो, अभी देखो एक्सप्लेनेशन में देख लो, एक एग्जांपल दे दिया एक्सप्लेनेशन। इट इज इन ह्यूमन नेचर टू हैव कॉन्फ्लिक्ट, हमारा ये नेचर ही है, हमारे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, दंगे रहेंगे। इट इज नॉट लाइक कॉन्फ्लिक्ट इज गुड और बैड, ये ऐसा नहीं सोचना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो झगड़े दंगे होते हैं ये अच्छा है बुरा है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, ये है ही हमारे साथ। कॉन्फ्लिक्ट इज एन अनएवॉइडेबल फेनोमेनन, क्या आप झगड़े दंगे को हटा सकते हो, अवॉइड कर सकते हो? नहीं, मतलब ये ना हमारे माइंड में हम लोग सोच रहे हैं कि शांति से रहेंगे, फिर भी कुछ देख लेते हैं, फिर से स्टार्ट हो जाते हैं, यही प्रॉब्लम है। इसका एजम्पशंस देख लो, यहाँ पे एजम्पशंस लिखे गए हैं साइड में, एंड क्या-क्या है? देखो, पहला पॉइंट में है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, दैट इज़ कंप्यूट करते हैं या फिर बोल सकते हो कंपटीशन में ये चलता है। कंपटीशन में क्या है? क्यों कंपटीशन होता है? जब सोचो रिसोर्सेज को आप क्रिएट नहीं कर सक रहे हो, रिसोर्सेज कम है, उसका अभाव पड़ा है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट। जब कोई चीज ना घर पे कमी होता है तब देखना लोगों के अंदर झगड़े लगने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। वो मे बी लव हो, मनी हो या फूड हो, कुछ भी हो, क्लॉथ हो, जो भी, कभी भी अगर कम लगना स्टार्ट हुआ दैट मीन सोच लो नेक्स्ट स्टेप इज कॉन्फ्लिक्ट, उसका नेक्स्ट क्या आएगा? झगड़े ही होंगे। रिवोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट्स अमोंग सोशल क्लास गिव राइज टू रिवोल्यूशन। अगर मैं बोलूँ सोशल क्लासेस के अंदर हम लोग कॉन्फ्लिक्ट करवा दे, दैट मीन्स देखो पुअर एंड जो भी रिच पर्सन है उनके अंदर झगड़ा लगवा दो, अभी का अभी क्या हो जाएगा? रिवोल्यूशन होना स्टार्ट करेगा, चेंजेस आना स्टार्ट करेंगे एंड लास्टली ऐसा चेंजेस आएगा जहाँ पे कोई एक ही एग्जिस्ट करेगा। देन आया स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी। स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी क्या है बताओ? इफ ऑल आर इक्वल, अगर मैं सोचती हूँ कि सब कोई सेम है तो कोई कंफ्लिक्ट का रीजन ही नहीं है। अगर इक्वल नहीं है दैट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस क्रिएट हो जाएंगे एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क
सिस्टम भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखो क्लास कॉन्फ्लिक्ट, दो टाइप के क्लास प्रेजेंट है हमारे सोसाइटी में। फर्स्ट वन इज, देखो, बुर्गोसी, ठीक है, और बोल सकते हो ब्यूरोगेसी, अगर याद नहीं रह रहा है, ब्यूरोगेसी, तो ब्यूरोगेसी। और एक आ गया प्रोलेटारिएट, प्रोलेटारिएट, ठीक है, प्रोलेटारिएट एंड बुर्गोसी। अभी बोलोगे कौन सा है? अच्छा, ब्यूरोगेसी को एक्चुअली बोला जाता है वेल्दी पर्संस ग्रुप। तो इसको क्या बोलते हैं? रिच फैमिली वाले, सारे रिच मेंबर्स है, रिच फैमिली मेंबर्स हैं। ये क्या हो जाएगा उसका ऑपोजिट? ये क्या है? ये जो आपके पुअर ग्रुप्स है, पुअर ग्रुप्स है, ठीक है, जिनके पास पैसे नहीं है, ये नहीं है। अगर ये ब्यूरोगेसी एंड प्रोलिटरिएट, ये वर्ड याद नहीं रहा, रिच एंड पुअर लिख के आप कर सकते हो, रिच एंड पुअर। सो फर्स्ट पॉइंट देखो ब्यूरोगेसी में, दैट इज मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी होल्डिंग मैक्सिमम वेल्थ। मैक्सिमम वेल्थ किसके पास रहता है? बोलो, बहुत सारा संपत्ति, बहुत सारा चीजें किसके पास रहेगा? रिच पर्सन्स, रिच पर्सन्स, राइट, बिजनेसमैन, रिच पर्सन्स। तो सोसाइटी में जितने भी रिच हैं उनके पास ब्यूरोक्रेसी ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं, एंड वो होल्डिंग करते हैं, मतलब बहुत सारे चीजों के वो मालिक होते हैं, दैट मीन्स मैक्सिमम वेल्थ उनके पास है। नेक्स्ट, प्रोलिटरिएट, द वर्किंग क्लास। नॉर्मली द वर्किंग क्लास, वी आर फ्रॉम वर्किंग क्लास, हम लोग सारे वर्किंग क्लास से बिलोंग करते हैं, एंड हम पुअर फैमिली से भी हैं, कुछ कुछ हमें क्या होगा कि पुअर फैमिली से भी बिलोंग करता है। सो दीज आर इन माइनॉरिटी ब्यूरोक्रेसी। अच्छा बताओ, रिच पर्सन क्या बहुत लोग हैं या पुअर पर्सन बहुत लोग हैं? पॉपुलेशन अकॉर्डिंग पुअर पर्सन ज्यादा। तो देखो यहाँ पे, दीज आर इन मास, प्रोलिटरिएट में क्या आ गया? ये बहुत ज्यादा नंबर पे होते हैं, ये कम नंबर पे, दीज आर इन माइनॉरिटी, कम नंबर पे है। थर्ड पॉइंट, दीज आर द इन्फ्लुएंसर्स एंड मोर डोमिनेटिंग। ये पता है कि नहीं, रिच पर्सन्स क्या होते हैं? इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। समटाइम्स क्या होता है, कोई भी चीज कर दे इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे लोग। एंड मोर डोमिनेटिंग, वो सबको डोमिनेट करते हैं, सबको दबा के रखना चाहते हैं, है ना। थर्ड पॉइंट में, दीज आर नॉट इन ए पोजिशन टू इन्फ्लुएंस अदर क्लास, ठीक है, ये तो पुअर ग्रुप है। क्या हम नॉर्मली अपने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट लाइक इनकम सोर्सेस और एनी टाइप ऑफ एजुकेशन से चेंज करना चाहिए, चाहते हैं बड़े जो भी रिच फैमिलीज को, क्या कर सकते हैं हम? पॉसिबिलिटीज है, नहीं कर सकते, मतलब हम लोग इन्फ्लुएंस किसी को नहीं कर सकते इफ हम लोग अपने वेल्थ या फिर हमने अपने एजुकेशन के थ्रू ट्राई किया। तो इफ हम एजुकेशन में बहुत आगे चले गए, जॉब मिल गया, देन वी विल चेंज देयर माइंड। मतलब यहाँ पे जॉब का नाम नहीं लिया गया, इसलिए हम एजुकेशन के थ्रू भी चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूँ जॉब कर लिया, किसी को मैंने हेल्प कर दिया, ऐसे करते हुए आगे चल रहे, तो बहुत ही स्लो प्रोसेस में वो प्रोसीड करेगा, ठीक है। ये रिच एंड पुअर वाला मतलब डिफरेंसेस है। क्लियर है? सब क्लियर है? बाकी बच्चे क्लियर है ना? तो मैं थर्ड थ्योरी में जाऊंगी। ओके, ओके। सो और एक थ्योरी आया, क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी, और इसको बोल सकते हो सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। क्या बोले? सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। मतलब हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं मतलब हमें क्या करना है? डिफरेंट टाइप ऑफ रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना है, एंड रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हमें बोला जा सकता है कि हमारा आइडेंटिटी कौन देगा? सोसाइटी विल गिव दैट आइडेंटिटी, सोसाइटी हमें परिचय देगा। सो अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर देखो, सोसाइटी को क्या बोला गया पता है? सोसाइटी को बोला गया ये बेसिक ऑर्गेनाइजर है, ठीक है। बेसिक क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजर है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजर क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। मैंने क्या बोला? जैसे आपके क्लासेस मैंने ऑर्गेनाइज किया, तो आई एम द ऑर्गेनाइजर है। मैं इस चीज के लिए और कौन हूँ? मैंने ऑर्गेनाइज किया, मतलब मैं ऑर्गेनाइजर हूँ। वैसे ही जो बनाता है, जो हर एक चीज को बनाता है, वो कौन है? सोसाइटी है। तो बेसिक ऑर्गेनाइजर, रेगुलेटर, मतलब एंड रेगुलेटर, मतलब ऑर्गेनाइजर भी है प्लस रेगुलेटर भी है, जो रेगुलेट करता है। जस्ट लाइक आपके घर पे फैन को आप मोड़ने के लिए क्या यूज करते हो? कम ज्यादा स्पीड करने के लिए रेगुलेटर। तो वैसे सोसाइटी में ना हमारे लिए रेगुलेटर जैसे काम करता है। सो रेगुलेटर ऑफ चिल्ड्रंस जेंडर लर्निंग, वो जेंडर के बारे में समझता है, सीखता है। तो वो कैसे सीखता है? सोसाइटी से ही सीखता है। सो बच्चा जेंडर को समझने के लिए सोसाइटी का यूज करता है। चिल्ड्रन डेवलप द स्टेरियोटाइपिक कंसेप्शन। अच्छा बताओ, आप लोगों को कितने लोगों को कोई भी स्टेरियोटाइप के बारे में पता है? क्रू पता, बताओ। कोई भी सुपरस्टिशियस बिलीफ, कोई भी?
एक आध, जैसे कि सुनो, आप लोगों को अभी भी बोला जाता है कि घर पे पूजा है, काला कपड़ा मत पहनो, ब्लैक ड्रेसेस नहीं पहनना चाहिए, बोला जाता है। अगर आपको, हाँ, बस ये भी है। देन और एक चीज है, घर से आप निकल रहे हो एंड जस्ट लाइक दूध उबल गया, बहुत ज्यादा गिर गया, या फिर कांच टूट गया, हाथ से मिरर छूट गया, टूट गया, तो आपको रोक दिया जाएगा कि आज तुम पहले बैठ जाओ थोड़ा टाइम के लिए, उसके बाद जाना। या फिर जा रहे हो रास्ते में एंड कोई एक बिल्ली रास्ता काट दी, ठीक है, वो भी एक पॉइंट है। मतलब ये सारे ना थॉट्स है। अच्छा, कहाँ से सुनते हो ये थॉट्स को? ये जो ओल्ड थॉट्स है, मतलब आप बिलीव नहीं करते हो फिर भी आप मानते हो, सोसाइटी से, दादी नानी, मतलब जितना भी सोसाइटी में बूढ़े लोग थे, ओल्ड थे, ठीक है, उनसे ही हम सीखते हैं। क्या इसके वजह से आपके जेंडर के लिंक्ड कुछ कुछ इश्यूज स्टार्ट हुए हैं? आपके लाइफ में कुछ कुछ चेंजेस आए हैं? आप एजुकेटेड हैं, आपको सब कुछ पता है, आता है। तो क्या आप लोग अपने बच्चों को या फिर अपने घर के जो छोटे हैं या आपसे जो छोटे हैं, क्योंकि आप लोग उनसे बड़े होंगे, राइट, एंड उन लोगों को आप लोग बताते हो कि ऐसा मत करो ये हो जाएगा, वैसा मत करो वो हो जाएगा। सो दैट इज द पॉइंट कि ये ट्रांसफर होता है, शिफ्ट होता है, एंड ये सोसाइटी एंड हमारे जो बड़े थे बुजुर्ग थे उनसे ही ये शिफ्ट हो रहा है, एक के बाद एक शिफ्ट होते जाता है। सो यहाँ पे पॉइंट लिखा है, देखो, यही होता है स्टेरियोटाइपिक कंसेप्शन, मतलब स्टेरियोटाइप, ओल्ड थॉट्स को हम लोग ऐसे ही सीखते हैं। चिल्ड्रन डेवलप द स्टेरियोटाइप कंसेप्शन, जो कंसेप्ट फिक्स फॉन्ट पे रहता है, मतलब ऐसे थॉट्स जो सोसाइटी में प्रेजेंट है एंड इसका कभी डेथ नहीं होता है, जो थॉट्स का कभी डेथ नहीं होता, उसको हम सुपरस्टिशियस बिलीव और स्टेरियोटाइप फॉन्ट में ले सकते हैं। सो ऐसे जो थॉट्स हैं, ये ऐसे जो थॉट्स हैं जेंडर के लिए, फ्रॉम व्हाट दे सी हियर अराउंड दैम, जो वो लोग देख रहे हैं एंड सुन रहे हैं, उनके सराउंडिंग में जो चल रहा है, इसी से ही हम सीखते हैं। एक छोटा बच्चा आपसे ही सीख के वो गाली देता है, स्लैंग यूज करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स भी यूज करता है। अगर अच्छा बोलते हो तो इंग्लिश भी बोलता है, जब अच्छा बोलता है आप उसको प्रेज कर देते हो, जब बुरा बोलता है उसको आप मारते हो। क्यों मारते हो? बिकॉज वो तो आप लोगों से ही सीखा है ना। तो ये जो पॉइंट है वो सीख रहा है, वो जो अपने जेंडर के हिसाब से सीख रहा है, ये भी वो अपने सराउंडिंग से ही सीख रहा है। तो वो अपने सराउंडिंग से सीख के अपने ब्रेन में पुट ऑन कर रहा है, अपने ब्रेन में रख रहा है, एंड आफ्टर दैट उसी को ही वो बार बार दोहरा रहा है। सो वंस दे अचीव जेंडर कंसिस्टेंसी, देखो, मैंने अपने जेंडर के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन रख लिया कि मेरा जेंडर क्या है ना, मेरा जेंडर मेरे पापा के साथ मैच करता है या मेरा जेंडर मेरी मम्मी के साथ मैच करता है, एंड मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी क्योंकि मेरी मम्मी भी पहनती है, मुझे ये खाना है बिकॉज मेरे मम्मी को पसंद है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ नहीं जाना है, ये सारा पॉइंट्स वो अपने आप के अपने अंदर जो सेक्सेस है उसके अकॉर्डिंग नहीं सीखता है, वो उसको सोसाइटी ने जो बोला कि तुम इस पर्सन के साथ मैच करते हो तो तुमको ये ऐसे बिहेव करना है, तो उसी से वो धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करता है। जब हम सीखते हैं उस वर्ड को क्या बोलते हैं? जेंडर लर्निंग। जब हमारे जो सीखने के बाद पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है तो उसको बोलते हैं जेंडर कंसिस्टेंसी और कांस्टेंसी। ठीक है, जेंडर क्या कॉन्सिस्ट कर रहा है या फिर जेंडर कांस्टेंट हो गया है, कॉन्स्टेंसी। तो जेंडर लिंग में, अभी देखो लिंग में परिवर्तन होगा क्या जब आप कांस्टेंट फॉर्म में आ गए, कपड़े के अकॉर्डिंग, मेकअप के अकॉर्डिंग, खाने पीने के अकॉर्डिंग, सब कुछ एक कांस्टेंट फॉर्म में आ गए, चेंजेस आएंगे क्या? और रिवर्सिबल है क्या? नहीं, परिवर्तन और नहीं आएगा, आपके शरीर में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो दे बिलीव दैट देयर ओन जेंडर इज फिक्स्ड। अभी तो उनको क्या मतलब है, क्या समझ गए ना? पहले हमें जेंडर के बारे में सीखना पड़ा, जो सोसाइटी ने बोला हमारे सराउंडिंग से हम सीख लिए, फिर हम उसी पॉइंट को रिपीट करते करते जेंडर कॉन्सिस्टेंसी में पहुंच गए या कॉन्स्टेंसी में पहुंच गए, जहां पे मुझे कांस्टेंट हो गया। इसके बाद उसी जेंडर के बिलीव, सॉरी, जेंडर के पॉइंट के अकॉर्डिंग जो बिलीव्स हैं या सुपरस्टिशियस थॉट्स हैं या फिक्स पॉइंट है, वो कभी भी और चेंजेस नहीं होगा। सो हमें अभी क्या मिल गया? हमारा जेंडर आइडेंटिटी मिल गया। सो दैट इज योर डायग्राम कि जेंडर आइडेंटिटी कैसा मिलता है ना। सिंपली आप जेंडर कंसिस्टेंसी, जेंडर स्टेबिलिटी, जेंडर आइडेंटिटी एंड जेंडर
कॉन्स्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब जो पॉइंट्स बाहर से दिखता है, जैसे कि नॉलेज अबाउट चेंजेस इन देयर ग्रोथ, ड्रेसेस एंड एक्टिविटी। आप खेलते हो क्रिकेट, फीमेल्स में आजकल बहुत क्रिकेट खेल रहे हैं, बट नॉर्मली जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो डॉल के साथ खेलना पसंद करते हैं। मेल्स जो होंगे वो टॉयज के साथ खेलना पसंद करेंगे। सो अल्टीमेटली बोल सकते हैं कि आपके जेंडर के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आप जो जो कैरेक्टर पिक किए हो ये है। जेंडर आइडेंटिटी क्या है? जैसे कि मैं आपको लेबल्ड अप कर रही हूँ, नामकरण कर रही हूँ कि तुम बॉय हो तुम गर्ल हो, दैट इज कॉल्ड जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर स्टेबिलिटी क्या है? ओवर टाइम बहुत ज्यादा एक ही चीज को रिपीट करने से जेंडर स्टेबिलिटी आता है, जहां पे बैलेंस हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। लास्टली रिजल्ट क्या आएगा ना? जेंडर आइडेंटिटी के बाद जेंडर कॉन्सिस्टेंसी मिलेगा, उसके बाद जेंडर स्टेबिलिटी मिलेगा, लास्टली जेंडर कॉन्स्टेंसी बन जाएगा। मतलब जेंडर अभी कांस्टेंट हो गया, उसमें और चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमने कितना थ्योरीज पढ़ लिया? ये आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, छोटा सा है ना? थर्ड थ्योरी पढ़ लिया, कन्फ्लिक्ट थ्योरी पढ़ लिया। इसके ऊपर और एक थ्योरी है, जैसे कि कन्फ्लिक्ट थ्योरी से पहले सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी। कौन सा थ्योरी छूट गया है बताओ? मेमोरी पॉकेट और मेमोरी यूनिट्स, छोटे छोटे से यूनिट्स हैं जो कि कंबाइन हो जाए तो नॉलेज बन जाएगा। तो स्कीमा थ्योरी में इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज ये थिंक कर लो स्कीमा। तो हमारे स्कीमा में किसने इस आइडेंटिटी को फिक्स किया है? सोसाइटी ने। Society will fix everything. Society will fix everything. Society decide that whether I'm a girl, whether I'm a boy, I'm not deciding anything. Society will decide everything. Just like I'm choosing my dresses colors, etc. Everything. ठीक है, जितना भी चीज कर रहे हो, आपके कपड़े चूज कर रहे हो, जो कलर चूज कर रहे हो, आप जो खेल रहे हो, आप किसको ज्यादा प्यार करते हो, मम्मी को पापा को, सब कुछ ये कहाँ से सीख रहे हैं हम लोग? सोसाइटी से। तो सोसाइटी जब आंसर्स देता है ना, वो आंसर्स और जो इंफॉर्मेशन मिलता है वो स्कीमा में आके फिक्स हो जाता है। एंड इसी स्कीमा के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज हम करना स्टार्ट करते हैं। तो स्कीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कीमा के अकॉर्डिंग पर्सन्स जब बाहर जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब क्या करते हैं? एक्टिविटीज करते हैं। जैसे कि स्कीमा बोलता है कि अगर मैं बोलूं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो इससे पहले आपने पढ़ा ना, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर कंसिस्टेंसी, जेंडर स्टेबिलिटी, देन जेंडर कॉन्स्टेंसी, ये जो पॉइंट्स पढ़ा आपने, ये पॉइंट्स सब स्कीमा के थ्रू ही आपके बॉडी में गया है। मतलब आप जो भी सुनते हो उसका इंफॉर्मेशन स्कीमा में ऐड हो जाता है। आफ्टर एडिंग दिस इंफॉर्मेशन, जेंडर आइडेंटिटी जो बनता है, आप सोच सकते हो इसी स्कीमा के अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद आपके आइडेंटिटी को और कोई चेंज नहीं कर पाता। जैसे कि अभी आपका आइडेंटिटी क्या है? आप फीमेल है, मेल है, एंड आपको ये खाना चाहिए, ये काम करना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनना है। सो दैट्स द पॉइंट कि ये स्कीमा में फिक्स्ड हो गया। बॉय किसको ज्यादा पसंद करेगा, गर्ल्स किसको ज्यादा पसंद करेंगे, कौन से टॉयज बॉय लेगा, कौन से डॉल्स गर्ल लेगी, ये सारा कुछ फिक्स होता है स्कीमा के थ्रू। ठीक है, इसका आप छोटा सा ये रहेगा, नोट रहेगा, 1 पेज का, आई थिंक मिल जाएगा, मैं दे दूंगी। ठीक है, समझ आया कि नहीं? थोड़ा बहुत आया समझ? पूरा? अच्छा। हम्म। हम्म। ये शॉर्ट क्वेश्चंस है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस है। अगर सपोज ऐसा आ गया, एक एक थ्योरी आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। इफ लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी के विद इन ही आएगा, जैसे मेंशन रहेगा पर्सपेक्टिव्स के ऊपर, दैट इज साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। उसके अंदर दो दो थ्योरी को आपको मेंशन करना है। ठीक है, क्लियर है? ऐड करेंगे, हाँ। ये चारों थ्योरी को उसी ऐड करना है। हाँ। हम्म। हम्म। स- अच्छा, आप लोगों को मैंने मेंशन किया था, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी को मेजर कैसे करोगे? ठीक है, तो जेंडर इक्वालिटी को नापना चाहते हो तो क्या होगा? जेंडर इक्वालिटी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग ए कंट्रीज ओवरऑल ग्रोथ। ठीक है, बताओ, एक कंट्री में अगर मैक्सिमम मेल्स वर्क करते हैं एंड दे आर नॉट वर्किंग इन होम और एट होम, एंड दे गो आउटसाइड एंड डू एवरीथिंग, जो भी उनका काम रहेगा वो करेंगे एंड अर्न मनी,
and come back to home and maintain all the activities, just like decision making or taking care of their parents, normally with medicines and foods etc. ऐसे वो केयर ले रहे हैं. एंड एक फीमेल है जो कि ऑल टुगेदर ऑल द एक्टिविटीज़ इन द होम, जो भी होम में होना चाहिए और विद इन दी होम, और नर्सिंग, नर्चरिंग. आफ्टर दैट दे विल गो टू आउटसाइड एंड दे बाय समथिंग, दे अर्न मनी, दे ऑल्सो अर्न मनी. देन कौन बेटर होगा? हु आर बेटर, मेल्स और फीमेल्स? यहाँ पे कंपैरिजन इसलिए दे रही हूँ, इक्वालिटी समझाऊंगी. कौन बेटर होगा? ऐसे लोग, ऐसे फीमेल्स, महिलाएं जो घर का संभालती हैं सब कुछ, देन बाहर जाती है, बाहर खरीद के भी लाती हैं, इनकम भी करती हैं, डिसीजंस भी लेती हैं, ये बेटर हैं? या जो मेल्स बाहर जाते हैं, कमाते हैं, जो भी उनके एक्टिविटीज़ होते हैं उसको करते हैं, अर्न करते हैं, देन घर पे कोई मेडिसिन और खाना लेके आते हैं, अपने पेरेंट्स का बस ख्याल रखते हैं, कुछ घर का और काम नहीं करते, तो कौन बेटर है? आप किसे सिलेक्ट करेंगे? यहाँ पे जेंडर छोड़ दो, किसे आप सिलेक्ट करेंगे? दो इंसान जैसा सोचो, एक है मेल, एक है फीमेल. सुन पा रहे? कैन यू हियर मी? फैक्टर है इन डिटरमिनिंग द कंट्रीज ओवरऑल ग्रोथ. अगर जेंडर इक्वालिटी को मेजर करना है तो ये समझना पड़ेगा कि जेंडर इक्वालिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए कि कंट्री का जो ओवरऑल ग्रोथ है उसको हम बैलेंस में रखना चाहते हैं या फिर ग्रो करवाना चाहते हैं. तो बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जिसके थ्रू आप मेजर कर सकते हो, जैसे कि प्रॉपर एक इंडेक्स आया, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, GDI. ये क्या करता है? ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है. एंड GDI कंसीडर्स पैरामीटर लाइक एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, इनकम्स इन असेसिंग द जेंडर इक्वालिटी ऑफ ए कंट्री. मतलब एक कंट्री में सबको एजुकेशन समान में मिलना चाहिए, जितना एक्सपेक्ट हम मेल से करते हैं उतना ही एक्सपेक्ट आप फीमेल से भी करोगे. इनकम भी दोनों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए. तो इसको कौन चेक करता है? GDI, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स. ठीक है. और एक इंडेक्स आया जो कि मेजर कर रहा है जेंडर एम्पावरमेंट मेजरमेंट, सॉरी मेजर, जेंडर एम्प्लॉयमेंट बोल रही हूँ, एम्पावरमेंट मेजर्स. सो जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्स ये किन के लिए होगा? एम्पावरमेंट किसको करना है? फीमेल्स को, ट्रांसजेंडर्स को, या फिर हैंडीकैप पर्सन्स को. तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग वुमेन्स को पहले टारगेट करते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, उनको एम्पावर करना स्टार्ट करते हैं. सो नेशनल जब पार्लियामेंट है या जो विलेजेस हैं जहाँ पे इकोनॉमिक जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? वुमेन्स को भी रेडी करेंगे, फीमेल एम्प्लॉयज होनी चाहिए, उनको भी हम सारा रोल्स प्रोवाइड करेंगे. और एक इंडेक्स आया जेंडर इक्विटी इंडेक्स, सेम है. जेंडर इक्विटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग कंट्रीज का जो पूरा रैंक है उसको हम बैलेंस में रखते हैं, जैसे कि एजुकेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एम्पावरमेंट, मतलब सब तरफ से. पार्लियामेंट में भी आपको रोल मिलना चाहिए फीमेल्स को, एजुकेशन में भी मिलना चाहिए, एंड प्लस इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, हेल्थ पैरामीटर्स में भी होना चाहिए, ताकि जो लोग प्रॉब्लम में फंसे हैं सबको इक्वली हेल्प मिले. कि नहीं, लड़कियां भी काम करती हैं एंड वी आर वेरी कंफर्टेबल विद द लेडीज ऑल्सो या females also. So if they are taking care of our family properly, then they also taking care of our country properly. सो वो अगर घर संभाल सकते हैं तो वो देश भी संभाल सकते हैं. तो इस अकॉर्डिंग हर एक चीज़ में उनको इंक्लूड करना है एंड एक प्रॉपर इंडेक्स बनाना है प्रॉपर ग्रोथ के लिए. फिर आया ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स. इसके अकॉर्डिंग ना एक फोरम बना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. एंड ये फोरम के अकॉर्डिंग 2006 में ये बना. ये फोकस करता है कि जो डिसएडवांटेज हैं, मतलब क्या है ना, गर्ल्स को बहुत जगह पे अब्यूज किया जाता है, रेप होता है, मोलेस्टेशन होता है, एंड बहुत जगह पे हैरेस भी किया जाता है. दीज आर द डिसएडवांटेज. वो सारी चीज़ों में हम इक्वली चलना सिखाएंगे कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन लो, अपॉर्चुनिटी लो, एजुकेशनल अटेनमेंट मतलब स्कूल्स जाओ, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी हो, हेल्थ प्रॉपर हो, सर्वाइवल रेट भी ज़्यादा हो, सब कुछ अगर हम कर देते हैं सो दैट इज ग्लोबल जेंडर जो गैप है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा? वैनिश हो जाएगा. मतलब और ग्लोबली जो जेंडर गैप था वो वैनिश हो जाएगा. इसके बाद कंक्लूजन दोगे? फॉर ओवरऑल वेलबींग, सारे लोगों के लिए अच्छे होने के लिए क्या करना पड़ेगा ग्रोथ करने के लिए नेशन का? ना स्कोरिंग हाई ऑन जेंडर इक्वालिटी. हम जेंडर इनइक्वालिटी में हाई स्ट्रेंथ पे थे, बट जेंडर इक्वालिटी में समानता पे हमें हाई स्ट्रेंथ रखना पड़ेगा. कंट्रीज
कंट्रीज में क्या होता है ना, विथ लेस डिस्पैरिटी, मतलब जहाँ पे भेदभाव नहीं होता या ग्रुप्स नहीं बन जाते, मेल का अलग ग्रुप फीमेल का अलग ग्रुप, ऐसा नहीं बन जाते, वो कंट्री जेंडर इक्वालिटी के प्रोग्रेस में ज़्यादा आगे बढ़ता है। इंडिया ऑल्सो बहुत सारे प्रोसेसेस को स्टार्ट किया, वर्क को स्टार्ट किया, जस्ट लाइक एक चीज़ जानते हो, ये वाला हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सेव गर्ल एंड मेक गर्ल्स एजुकेटेड। ये कैंपेन चल रहा था, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल चाइल्ड, जैसे गर्ल एबॉर्शन ना हो, गर्ल्स को एजुकेशन दिया जाए, उनके राइट्स को दिया जाए प्रॉपरली, वो डिफरेंट इनिशिएटिव्स को ले सके कि प्रॉपर ग्रोथ हो सके, मतलब पॉलिसीज इसलिए बनाए जाते हैं जिससे इक्वलनेस बना रहे। तो ये हो गया आपका पूरा ये क्वेश्चन कंप्लीट।